हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ग्रेड ए अनकट चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंस्टिंक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हम लोग मोटिवेशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने इंस्टिंक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन लास्ट लेक्चर में देखा था। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम व्यू ऑफ मोटिवेशन। व्हाट इज सिस्टम व्यू ऑफ मोटिवेशन, राइट? तो आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम व्यू ऑफ मोटिवेशन। तो ओवरव्यू हम देख लेते हैं। बेसिकली इसमें ये बोला गया है सिस्टम व्यू ऑफ मोटिवेशन में कि कोई एक चीज़ें मोटिवेशन में काम नहीं करती, ये सब चीज़ों का कोलैबोरेशन होता है, ठीक है। तो सिस्टम व्यू ऑफ मोटिवेशन रिकॉग्नाइजेस दैट द एम्प्लॉय मोटिवेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स। वो 4 फैक्टर्स क्या है हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होता, मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स रहते हैं जो एक इंसान को इन्फ्लुएंस करते हैं या मोटिवेट करता है। तो एक सिस्टम क्रिएट करना है, एक हेल्दी सिस्टम क्रिएट करना है मोटिवेशन के लिए। तो सिस्टम व्यू ऑफ मोटिवेशन से इसकी मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स आर देयर फॉर मोटिवेटिंग। कोई एक सिंगल कॉज नहीं होता है, ठीक है। तो होलिस्टिक अप्रोच है जहाँ पे वेरियस एलिमेंट्स और इंडिविजुअल ड्राइवर परफॉर्मेंस को स्टडी किया जाता है। तो अभी हम क्या वो 4 फैक्टर्स है देखेंगे सिस्टम व्यू ऑफ मोटिवेशन में जो एक मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो पहला फैक्टर इज इंडिविजुअल फैक्टर्स। तो व्हाट आर इंडिविजुअल फैक्टर्स? तो ये एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लोगों के या साइकोलॉजिकल स्टेट होता है जो किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल आपका पर्सनालिटी ट्रेट और मेरा पर्सनालिटी ट्रेट बहुत डिफरेंट होगा। आप एक्सट्रोवर्टेड पर्सन हो तो आपको टीम कोलैबोरेशन वगैरह में काम करना पसंद होगा। मैं इंट्रोवर्टेड पर्सन हूँ तो मुझे ज़्यादा टीम कोलैबोरेशन में इंटरेस्ट नहीं होगा। मैं इंडिपेंडेंट, इंट्रोवर्ट प्रिफर्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली, राइट? तो मेरा पर्सनालिटी ट्रेट आपके पर्सनालिटी ट्रेट से बहुत डिफरेंट है, राइट? आप एक्सट्रोवर्ट हो, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो पर्सनालिटी ट्रेट्स आर देयर। तो मेरे लिए मोटिवेशन कुछ और होगा काम करने के लिए, आपके लिए मोटिवेशन कुछ और होगा। तो दिस आर व्हाट इंडिविजुअल फैक्टर्स वी आर टॉकिंग अबाउट। तो 4 फैक्टर्स में से पहला फैक्टर्स है इंडिविजुअल फैक्टर, सेकंड फैक्टर इज जॉब कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है मोटिवेशन में, एंड फोर्थ फैक्टर इज एक्सटर्नल और एक्सोजिनियस फैक्टर्स कि बाहर की चीजें कैसे इंपैक्ट करती है मोटिवेशन के लिए। तो हम पहला फैक्टर पढ़ रहे हैं दैट इज इंडिविजुअल फैक्टर्स। उसमें हमने पहला पॉइंट देखा दैट इज पर्सनालिटी ट्रेट, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट कैसे अपने काम को व्यू करते हैं, राइट? सेकेंड चीज देख लेते हैं स्किल्स एंड एबिलिटीज, ठीक है। नीड्स एंड डिजायर्स आर आल्सो देयर, ठीक है। तो स्किल्स एंड एबिलिटीज में देखते हैं कि एक हाईली स्किल्ड प्रोग्रामर है, फॉर एग्जांपल एक प्रोग्रामिंग करने वाला है जिसकी एबिलिटी है, बहुत अच्छा कोडर है। ऐसे हाईली स्किल इंडिविजुअल का काम क्या होगा कि मुझे कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे काम करना है, राइट? तो वो प्रोग्रामर कब मोटिवेट होगा जब उसको कॉम्प्लेक्स कोडिंग चैलेंजेस दिए जाएंगे। तो ये उसका क्या है, पर्सनालिटी ट्रेट है, राइट? उसकी स्किल्स एंड एबिलिटी उसके पर्सनालिटी और इंडिविजुअल फैक्टर्स में आ गई कि वो इंसान को उसकी स्किल्स और एबिलिटी पता है, उसको वैसे ही काम चाहिए, तो वैसे ही काम करने की वजह से वो इंसान मोटिवेट होगा। तो स्किल्स एंड एबिलिटीज इंडिविजुअल फैक्टर्स में आ गई। अब नीड एंड डिजायर्स भी आ गए। फॉर एग्जाम्पल मुझे घर बनाना है, राइट? मेरे लिए एक होम एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो मैं किस चीज़ से मोटिव होगा, मैं किस चीज़ से मोटिवेट होंगी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अगर मेरे को काम मिल रहा है, चैलेंजिंग काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बट मुझे अगर काम करने के बाद उसके एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिल रहे हैं तो मैं अपने गोल्स की तरफ ज़्यादा अच्छे से काम करूंगा। तो यहाँ मेरा नीड्स क्या है कि मुझे घर लेना है, मेरा डिज़ायर क्या है कि मेरा खुद का घर होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा मोटिवेशन क्या है कि फाइनेंशियल एग्जाम्पल में फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मेरे को मोटिवेट करेंगे। तो दिस इज व्हाट इज इंडिविजुअल फैक्टर्स इज वर्किंग टुवर्ड्स नीड्स और डिजायर्स और गोल। वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम्स हम देख लेते हैं। मैंने वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम में बोला कि सबकी वैल्यूज और बिलीव्स अलग अलग होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली मोटिवेशंस भी अलगली वर्क करेंगे। आपका वैल्यू सिस्टम बहुत अलग होगा कि आपको कैसे लोगों के साथ काम करना है, कैसे एनवायरनमेंट में काम करना है, कैसी चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई आप काम नहीं करना चाहते जस्ट बिकॉज आपके वैल्यू सिस्टम के वो अगेंस्ट है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोफेसर है, टीचर है, उसको बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, उसको अगर आपने बोल दिया कि नहीं ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा दो, तो वो उसके बिलीफ और वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट है, राइट? वो अपना एक्स्ट्रा टाइम देके बच्चों को हार्ड वर्किंग तरीके से पढ़ाना चाहता है। तो दिस आर व्हाट इंडिविजुअल फैक्टर्स प्ले अ रोल। वहीं पे कॉन्फिडेंस, सेल्फ एफिकेसी और इमोशनल स्टेट और मूड भी एक रोल प्ले करते हैं कि आपका मूड कैसा है। अगर आपका मूड अच्छा होगा, आपकी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी चल रही होगी, तो आपको काम करने का मन पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट एज इंडिविजुअल फैक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट। देन एम्बिशियस एम्प्लॉय विथ हाई नीड ऑफ अचीवमेंट रिस्पॉन्ड टू बेटर टू चैलेंजिंग असाइनमेंट एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैंने एबिलिटीज और स्किल में बताया था कि एक एम्बिशियस एम्प्लॉय है, उसका नीड ऑफ अचीवमेंट बहुत हाई है, हमने देखा था नीड ऑफ अचीवमेंट के थ्योरीज में, ठीक है, एनआर्च में, कि अगर उसका है तो आपको उसको चैलेंजिंग टास्क देना पड़ेगा मोटिवेट करने के लिए और उसको प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी, ठीक है। दैट इज वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड पे। सेकेंड चीज हम पढ़ रहे थे पर्सनल वैल्यूज। इसमें हमने वैल्यूज और बिलीव्स की बात की। जैसे पर्सनल वैल्यूज की मैंने बात बताई आपको कि अगर एक इन्वायरमेंटली कॉन्शियस एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर उसको इमेजिन करो कि
एक ज़ारा आपको पता है बहुत वेस्ट जनरेट करती है, राइट, बहुत फास्ट क्लोथिंग इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहा है और उसको ऐसी इंडस्ट्री में काम करना पड़ रहा है जहाँ पे इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो वो उसके वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम के बहुत अगेंस्ट है, तो वो चाहेगा नहीं कि मैं ऐसे कंपनीज़ के साथ एसोसिएट हो पाऊँ, ठीक है। तो उसका बिलीफ सिस्टम है सस्टेनेबल कंपनीज के साथ काम करना, तो वो सस्टेनेबल कंपनीज के साथ काम करना प्रेफर करेगा। दिस इज व्हाट गुड एग्जांपल ऑफ वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम। मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं जो इंडिविजुअल सिस्टम में बैठता है, दैट इज जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आपका जॉब कैसा है, कि आपका खुद का काम आपको मोटिवेट कर रहा है कि नहीं, आप वो काम करते हुए खुश हो कि नहीं। तो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या देख लेते हैं, आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो ऑटोनॉमी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग का फ्रीडम होना चाहिए, तभी आपको जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स या जॉब का डिजाइनिंग पसंद होगा, जहाँ वर्क खुद से मोटिवेट कर रहा है, मतलब आपको ऑटोनॉमी है, आपको डिसीजन मेकिंग का फ्रीडम है। ऑटोनॉमी मतलब जैसे कि रिमोट वर्कर्स है, फॉर एग्जाम्पल अभी वर्क फ्रॉम होम मिलते हैं लोगों को, तो रिमोट वर्किंग कंडीशंस आते हैं, जैसे आप फॉरेन कंट्रीज के लिए रिमोटली वर्क कर सकते हैं, तो एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, राइट, पे अच्छा है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, रिमोट अपॉर्चुनिटीज है, ऑटोनॉमी इज देयर, डिसीजन मेकिंग इज देयर। तो ऐसी चीजें आपको ऐसे जॉब डिजाइनिंग में मोटिवेट करेगी काम करने के लिए, ठीक है। तो अगर टास्क सिग्निफिकेंस की मैं बात करूं, टास्क सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग, फॉर एग्जांपल एक नर्स है, ठीक है, वो लोगों की सेवा कर रही है, उसको वो जॉब काम करने में बहुत मजा आ रहा है, तो उसके लिए वो जो काम है बाय सेविंग लाइफ फॉर अदर पीपल, तो वो बहुत मीनिंगफुल है उसके लिए, राइट। तो वो टास्क उसका बहुत सिग्निफिकेंस है, वो अपने काम से बहुत खुश है जस्ट बिकॉज उसका काम उसको एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। जैसे सेम मेरे लिए कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही है, तो वो मेरे लिए एक मीनिंगफुल टास्क और टास्क सिग्निफिकेंस है, तो मुझे मेरा काम पसंद आ रहा है। तो मेरा जो जॉब डिजाइन फैक्टर है वो क्या है कि मेरे काम में मेरे को एक मीनिंग मिल रहा है, एक सिग्निफिकेंस मिल रहा है, ठीक है। स्किल वैरायटी, फीडबैक एंड परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन भी है जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स में। अगर आपको प्रॉपर्ली टाइमली फीडबैक मिले कि आप कैसा काम, जैसे अगर आपने मुझे कमेंट कर दिया कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो मुझे एक फीडबैक मिल गया, मुझे पता चल गया है कि नहीं मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है, राइट। तो दिस इज व्हाट फीडबैक एंड परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन इज, कि आप रेगुलर फीडबैक दो एम्प्लॉयज को, उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि अच्छे से पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, अच्छे से काम कर रहे हैं ऑफिस में। तो दिस इज व्हाट रिवॉर्ड सिस्टम, जो एक जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स को या मोटिवेशन फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है। ये सब चीजें हमने थ्योरीज में पढ़ ली है, डिफरेंट थ्योरीज में। आज हम ये क्लब पॉइंट इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमने देखा है जॉब सिस्टम व्यू ऑफ मोटिवेशन है, कि किसी भी इंसान को मोटिवेट करने के लिए एक सिस्टम के थ्रू से काम करना पड़ता है, एक फैक्टर्स इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो फीडबैक एंड परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन इज देयर। स्किल वेराइटीज, जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी स्किल है वैरायटी और आपको डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो आपको वैसे प्रोजेक्ट में अगर वो इंसान ने भेजा, फॉर एग्जाम्पल आप डेवलपिंग कोडिंग में अगर एक इंजीनियर है जो मोटिवेट होता है डाइवर्स प्रोजेक्ट पे काम करने इसलिए, तो आपको उसको वैसे कंडीशंस में पुट इन करना पड़ेगा, आपको वैसे डाइवर्स प्रोजेक्ट में उसको डालना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट स्किल वैरायटी एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज आर। वर्कलोड एंड प्रेशर लेवल कैसा है, आप ज्यादा वर्कलोड दे रहे हो, वर्क लाइफ बैलेंस आपने अच्छा दिया, तो दीज आर व्हाट जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एस्पेक्ट ऑफ वर्क इटसेल्फ दैट इन्फ्लुएंस मोटिवेशन, मतलब यहाँ पे कोई इंडिविजुअल मोटिवेशन फैक्टर्स था कि नहीं मेरा ये गोल है, डिजायर नहीं, या जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स की कि आपका जॉब कैसा है, आपको चैलेंजिंग है, डिसीजन मेकिंग है, आपको मीनिंगफुल लग रहा है, आपका परफॉर्मेंस वैरी कर रहा है, फीडबैक मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज है, वर्कलोड एंड प्रेशर्स आर मॉडरेटली टॉलरेबल। तो दीज आर व्हाट जॉब डिजाइन फैक्टर्स, ठीक है। जॉब विथ हाई ऑटोनॉमी एंड क्लियर फीडबैक टिपिकली जनरेट स्ट्रॉन्गर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हमने देखा कि अगर जॉब अच्छा होगा, सब चीजें वैल्यू होगी, ऑब्वियसली बाकी चीजें भी प्ले करती है, जॉब के साथ साथ किसी इंसान का इंडिविजुअल फैक्टर्स भी साथ में रोल प्ले कर सकता है। दैट इज व्हाट दिस सिस्टम सेज कि वो इंटरकनेक्टेड होता है। बट अगर मैं इंडिविजुअली जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो अगर क्लियर ऑटोनॉमी है, मेरा फीडबैक अच्छा है, मुझे डिसीजन मेकिंग में रोल मिल रहा है, मेरे को मीनिंगफुल लग रहा है जॉब, तो मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैसा होगा, बहुत स्ट्रॉन्गर होगा। तो हाई ऑटोनॉमी एंड क्लियर फीडबैक टिपिकली जनरेट व्हाट स्ट्रॉन्गर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ये एक गुड एग्जांपल है, बाकी के एग्जांपल्स मैंने आपको इंडिविजुअली पॉइंट समझाते हुए बता दिए। आई होप आपको ये एग्जांपल्स क्लियरली समझ में आए होंगे। थर्ड पॉइंट जो हम सिस्टम व्यू ऑफ मोटिवेशन में देखेंगे दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। अभी हमने जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, अब ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में हम क्या देखते हैं कि कंपनी का कल्चर कैसा है, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज है क्या, कंपनसेशन सिस्टम कैसा है, मतलब आपको परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस मिल रहे हैं, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, कि आपकी सेल्स टीम आपको इंसेंटिव्स दे रही है अगर आपने ज्यादा सेल्स टारगेट अचीव किए, राइट। लीडरशिप स्टाइल कैसा है, सपोर्टिव मैनेजर्स है कि नहीं, वर्क कल्चर कैसा है, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स क्या हो गए कि कंपनी कैसे आपको ट्रीट करे। जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया क्या दे रही है कंपनी, और जो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में आगे बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जैसे कॉम्पेंसेशन, लीडरशिप, कंपनी का कल्चर, करियर डेवलपमेंट। तो दिस आर व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। अभी हम ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में एक ऑक्टापेस करके कॉन्सेप्ट देखेंगे। व्हाट इज ऑक्टापेस, कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए। तो ओ फॉर इज ओपननेस, हम ऑक्टापेस देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्टापेस इज
8 कोर एथिकल वैल्यूज दैट डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन कैसी है ये कोर वैल्यू से पता चलता है। इसको हमने एक्रोनिम दिए, दैट इज व्हाट, ऑक्टापेस। ओ फॉर ओपननेस, ठीक है। तो व्हाट इज ओपननेस एंड रिस्क टेकिंग, तो बेसिकली कंपनी की ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज होना चाहिए, मतलब आपके आइडियाज वेलकम करना चाहिए कंपनी में, दिस इज व्हाट ओपननेस एंड रिस्क टेकिंग इज। ऑनेस्ट फीडबैक कल्चर होना चाहिए। तो ये वन ऑफ द गुड, मतलब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन एक पेडिस्टल पे है तो ये ऑक्टापेस का जो ओपननेस एंड रिस्क टेकिंग होगा ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगा एज एन 8 वैल्यू कोर सिस्टम। सेकेंड इज कन्फ्रंटेशन, कि आप जो प्रॉब्लम्स है उसको डायरेक्टली कन्फ्रंट कर रहे हो, उसको प्रोएक्टिवली उस पर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम कर रहे हो। अगर कोई डिफिकल्टी आ गई है तो आपको ट्रांसपेरेंसी भी है, साथ साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरफ काम कर सकते हो। एज वेल एज एक गुड ट्रस्ट भी होना जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और एम्प्लॉइज के बीच में। तो ट्रस्ट, टी स्टैंड फॉर व्हाट, ऑक्टाफेस में टी स्टैंड्स फॉर ट्रस्ट। हमने देखा ओपननेस एंड रिस्क टेकिंग, कॉन्फ्रंटेशन फॉर सी एंड टी फॉर ट्रस्ट। तो म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, डेलीगेशन होना चाहिए, लोगों को आपको काम डेलीगेट करना चाहिए, तो ट्रस्ट रहेगा तभी आप देखोगे, राइट। तो फिजियोलॉजिकल सेफ्टी इज ऑल्सो देयर, कि आपको पता है कि आपको पे अच्छा मिल रहा है, आपकी बाकी की चीजों के बारे में कंपनी सोच रही है, तो एक ट्रस्ट फैक्टर भी डेवलप हो जाता है। दीज आर व्हाट क्रिएट ट्रस्ट। तो ये जो एग्जांपल्स मैंने दिए ये कंपनी में ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, राइट। व्हाट इज ऑथेंटिसिटी, कि जो कंपनी ने बोला गया, अगर कंपनी ने बोला है कि आपको दिवाली पे इतना बोनस मिलेगा और आपको एक्शन में दिख रहा है, मतलब सिर्फ फेंका फेंकी में कंपनी ने नहीं बोल दिया, कंपनी ने अगर कोई चीज़ क्लेम की तो आपको वो प्रोवाइड भी कर रही है, कंपनी का बिहेवियर जेन्युइन है आपकी तरफ, ओनरशिप ऑफ डिसीजन आपको दिया गया है और वर्ड्स और एक्शन मैच करते हैं कि अगर आपको जो बोला गया है, आपको जो कमिट किया गया है वो कंपनी ने आपको दिया है। दिस इज व्हाट ऑथेंटिसिटी इज, मतलब कंपनी आपकी ऑथेंटिक है, आपके बारे में सोच रही है। देन प्रोएक्टिव इज कि फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच है, ठीक है, इनिशिएट कर रही है टेकिंग में। ऑटोनॉमी इज ऑल्सो देयर, दैट इज फ्रीडम टू मेक डिसीजन। आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, जैसे मैंने जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स में बोला था कि आपको एक डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम होगी, एम्पावरमेंट होगा, आप इंडिपेंडेंट एक्शन लेंगे विद इन आपके जो स्कोप, जो आपको रेंज दी गई है, आप वहाँ पे इंडिपेंडेंट एक्शन ले सकते हैं प्रोजेक्ट में, आपको फ्रीडम है डिसीजन मेकिंग की। कोलैबोरेशन इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल जो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को इफेक्टिव मोटिवेशन के लिए पुश करता है। दैट इज टीम वर्किंग, शेयर्ड गोल्स होने चाहिए, आपके सारे टीम्स के एक शेयर्ड गोल होना चाहिए कि नहीं हम कंपनी को 15% मार्केट पे ले जाएंगे। दिस इज व्हाट इज शेयर्ड गोल, ये सब लोग एक ही गोल की तरफ काम कर रहे हैं, राइट। तो ये सब चीजें कब पॉसिबल होगी, जैसे मैंने आपको बोला सिस्टम यू प्ले इंटरकनेक्टेड, तो आपका इंडिविजुअल आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के साथ रहेगा तो आप ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे एज एन इंडिविजुअल लेवल ऑल्सो, और ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी बहुत अच्छी है। तो क्रॉस फंक्शनल कॉपरेशन, शेयर्ड गोल्स, दीस आर व्हाट एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेशन। एक्सपेरिमेंटेशन अगर आपकी कंपनी करती है, मींस नई नई चीजों को एक्सप्लोर करती है, नए प्रोजेक्ट्स ओपन हो रहे हैं, न्यू ट्रेंड्स को फॉलो कर रही है, उसको आपको वो चीजों के बारे में सिखा रही है, आपको नए स्किल्स दे रही है, दिस आर व्हाट एक्सपेरिमेंटेशन। इनोवेशन एनकरेज करती है, जैसे टेस्ला का एग्जाम्पल ले लेंगे, टेस्ला के वर्कर्स इनोवेशन वहाँ पे एम्प्लॉइज को इनोवेशन एनकरेज देते हैं, ठीक है, न्यू अप्रोचेस सिखाते हैं, फेलियर से कैसे डील करना है, फेलियर से कैसे आगे बढ़ना है, कब कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया तो उसको आपको कैसे मूव फॉरवर्ड करना और कैसे अच्छे तरीके से उसको आगे लेके जाना है। दिस व्हाट इज एक्सपेरिमेंटेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन मीन। तो एग्जांपल देख लेते हैं, सपोर्टिव लीडरशिप एंड फेयर रिवॉर्ड सिस्टम एनहांसेस ओवरऑल एम्प्लॉइज मोटिवेशन। जैसे हमने देखा कि एक सपोर्टिव लीडरशिप जो हमने कहाँ देखी थी, ठीक है, प्रोएक्टिविटी ऑथेंटिसिटी में देखी थी हमने, ठीक है। तो ये अगर रहेगी तो एक इंसान ज्यादा मोटिवेट रहेगा काम करने के लिए। आई होप आपको ऑक्टापेस का 8 वैल्यू कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स में 4-5 चीजें जो मेजरली ऑक्टापेस में ऑलरेडी कवर्ड हो गई है, दैट इज जो डिपेंड करती है कि आपको एक कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, कॉम्पेंसेशन सिस्टम आपका बहुत अच्छा है, आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इनिशिएटिव्स मिल रहे हैं, आपका लीडरशिप स्टाइल सपोर्टिव मैनेजर्स का है, ठीक है, वो भी ऑक्टापेस में कवर्ड है कि सपोर्टिव मैनेजमेंट है, राइट। कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमने ऑक्टापेस में कवर कर ली थी कि कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट मोटिवेट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, और करियर डेवलपमेंट दैट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, क्लियर प्रमोशन, स्किल डेवलपमेंट, सब हमने ऑक्टापेस में देख लिया था। तो अगर आपको याद नहीं आया या आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है तो आप इसको शॉर्ट क्रक्स करके ये 4-5 पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मोटिवेशन। इसके अलावा हम चौथा पॉइंट देखेंगे इस लेक्चर में, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एक्सोजेनियस वेरिएबल दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो व्हाट आर दिस? एक्सोजेनियस फैक्टर्स में अभी मैं बताया कि रिसेशन आया था, राइट, 2007-8 के अराउंड, आपको पता होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसेशन था। तो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी? जॉब मार्केट फ्लक्चुएशन था, इन्फ्लेशन बहुत हाई था, रिसेशन वाली कंडीशन थी। तो जॉब सिक्योरिटी, अभी ऐसे टाइम पे क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन बन जाता है। तो आपको एक सिक्योर जॉब अगर मिल रहा है ऐसे टाइम पे, रिसेशन के टाइम पे जहाँ ले ऑफ्स हो रहे हैं, हजारों लोगों को कंपनी से निकाला जा रहा है,
तो ड्यूरिंग रिसेशन जॉब सिक्योरिटी आपका क्या है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर होता है। ये जो है इकोनॉमिक कंडीशन, ये आपके हाथ में होता है क्या, नहीं, ये एक्सटर्नली होता है। दैट इज दिस आर व्हाट एक्सोजेनियस वेरिएबल्स, जो आपके हाथ में नहीं होते, कंट्रोलेबल नहीं होते हैं, जो चीजें चेंज होते रहते हैं। सेम एज गोज विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स। अगर हम देख ले टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, आज आप कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप कोई एक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, कल मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अभी चैट जीपीटी आ गया, राइट, पहले लोग गूगल पे सर्च करते थे, अभी चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं। चैट जीपीटी इज वेरी गेटिंग स्मार्टर डे बाय डे। तो आप टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं होगे, आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो टेक प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड टू व्हाट, लर्न न्यू स्किल्स बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग रैपिडली। तो दीज आर व्हाट एक्सोजेनियस वेरिएबल दैट अफेक्ट्स मोटिवेशन। अभी हम अगर सोशल नॉर्म्स देख ले, सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, तो कल्चर एक्सपेक्टेशंस अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस अफेक्टिंग मोटिवेशन लेवल, ये एक एग्जांपल है। बेसिकली वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, अगर आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो उसके लिए सोशल और कल्चरल नॉर्म्स भी डिपेंड करता है, आप कैसे कम्युनिटी में रहते हैं, आपको कैसे लेवल ऑफ लाइफस्टाइल चाहिए। तो दिस ऑल व्हाट आर exogenous factors that impact motivation. Industry trends and competition are also there. इंडस्ट्री बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, नए नए लोग आ रहे हैं, नए प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, न्यू स्किल्स आ रही है, ठीक है। तो मार्केट कॉम्पिटिशन इज गेटिंग हायर डे बाय डे। तो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इज ड्राइविंग हायर परफॉर्मेंस मोटिवेशन। दीज आर व्हाट इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड कंपटीशन मीन्स। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सपोर्ट की हम बात कर ले कि आपका अगर रिलेशनशिप आपके वाइफ के साथ या पियर्स के साथ या कलीग्स के साथ अगर अच्छा नहीं होगा तो आप मोटिवेटेड कैसे रहेंगे, राइट, तो आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सपोर्ट, दीज आर व्हाट एक्सोजेनियस फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट मोटिवेशन, राइट। तो ड्यूरिंग इकोनॉमिक एग्जांपल्स में हमने देखा, ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन जॉब सिक्योरिटी बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर मोटिवेटर दैन करियर ग्रोथ। आप ग्रोथ की तरफ इतना काम करते हो, आप जॉब सिक्योरिटी देखेंगे कि हाँ नहीं मुझे फिक्स्ड पे मिलना चाहिए जस्ट बिकॉज इतने लोग ले ऑफ हो रहे हैं, मेरी जॉब अच्छी है, तो आप सिक्योरिटी की तरफ देखेंगे रादर देन करियर ग्रोथ। ओके, दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। तो हमने एक्सोजेनियस में एग्जांपल देख लिया, हमने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सपोर्ट में भी देख लिया कि अगर आपका रिलेशनशिप आपके पियर्स कलीग्स या वाइफ के साथ अच्छा नहीं होगा तो ये आपके मोटिवेशन के साथ इम्पैक्ट करेगा। तो आपकी वर्क प्रोफेशनल लाइफ जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, राइट। तो ये भी एक एग्जांपल, एक्सटर्नल फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो इम्पैक्ट करता है एक मोटिवेशन को। तो हमने देखा इकोनॉमिक कंडीशंस देखा, कल्चर सोशल नॉर्म्स देखा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सपोर्ट देखा, गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। ओके, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी चेंज होती है, ये भी आपके इम्पैक्ट और काम को वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई से ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड पॉलिसी डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम इंडस्ट्री, कोई भी चीजें चेंज हो तो इंडस्ट्री में भारी चेंजेस आ सकते हैं, राइट। तो दीज आर व्हाट एक्सोजेनियस वेरिएबल्स। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमने एडवांसमेंट में देख लिया कि एआई आ गया तो आपको टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव होना पड़ा या एडवांस होना पड़ा, राइट। तो दिस इज व्हाट सिस्टम व्यू ऑफ मोटिवेशन में हमने एक्सोजेनियस वेरिएबल देख लिया। अभी मैंने जैसे आपको बताया इंटर रिलेशनशिप है एंड सिस्टम एंड डायनामिक, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल जो आपके इंडिविजुअल फैक्टर्स है सिस्टम व्यू ऑफ मोटिवेशन, वो अगर जॉब फैक्टर्स के साथ इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंडिविजुअली मोटिवेटेड है, सब चीजें आपके पास है, जॉब फैक्टर्स जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स आर आल्सो गुड, तो पर्सन फिट डिटरमाइंस, उसको लगता है सेटिस्फैक्शन तो मेरा है बिकॉज जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स आर आल्सो गुड, जॉब की वैल्यू भी अच्छी है, इंडिविजुअल चीजें भी है, तो उसका सेटिस्फैक्शन एंड एंगेजमेंट इज हाई। वही अगर मैं जॉब इंटर रिलेशनशिप बिटवीन जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा है, पे अच्छा है, जॉब अच्छा है, ऑटोनॉमी वगैरह है, तो ऑर्गेनाइजेशनल का सपोर्ट क्या है, ये डिपेंड करता है आपकी जॉब इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, ठीक है। सपोर्ट्स एनेबल जॉब इफेक्टिवनेस, तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऑलरेडी अच्छा है तो जॉब में भी हमने सेम पॉइंट्स देखे थे कि वो जॉब की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करेगा। दिस इज व्हाट इंटर रिलेशनशिप। सेम गोज विद इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन की इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है और ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी है, कल्चर भी अच्छा है, कॉम्पेंसेशन भी अच्छा है, तो कमिटमेंट और रिटेंशन रहेगा, मतलब लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होने के चांसेस है। दिस इज व्हाट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन अगर पुट टुगेदर एक सिस्टम व्यू में रहे तो मोटिवेशन क्या होगा कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा, एम्प्लॉय रिटेंशन ज्यादा रहेगा, कल्चरल अलाइनमेंट भी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल फैक्टर्स जो भी होंगे XYZ, हम सारे फैक्टर्स तो नहीं बोल सकते बट 2-3 फैक्टर्स जो इंडिविजुअल होंगे और जो 2-3 फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के होंगे लाइक ऑटोनॉमी, कल्चरल पे, एवरीथिंग इज देयर। तो अगर ये कोलैबोरेट हुआ तो कमिटमेंट एंड जॉब रिटेंशन इज देयर, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी विल बी हाई, ठीक है। तो अभी हमने एग्जांपल्स देख लिए, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू से पहले हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस देख लेते हैं मैनेजर्स के लिए क्या होंगे। तो बेसिकली आपको पता है आपने 4 फैक्टर्स पढ़ लिए, तो मैनेजर्स का काम क्या है कि ये 4 फैक्टर्स को एसेस करना ताकि वो मोटिवेशन को पुश कर सके और एड्रेस कर सके कि क्या ऐसी चीज़ है जो हैम्पर कर रही है एक इंसान के मोटिवेशन को। तो ये 4 फैक्टर्स को एक्सेस करके उसको एड्रेस करके उसके तरफ काम करना, ये एक मैनेजर का इम्प्लीकेशंस है।
एंड ऑल्सो क्रिएटिंग अलाइनमेंट बिटवीन इंडिविजुअल नीड्स एंड जॉब डिजाइन, की एक इंडिविजुअल की नीड क्या है और जो हमने जॉब डिजाइन किया उसकी नीड्स क्या है, उसको प्रॉपर एक अलाइनमेंट में लाना। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है, जो मोटिवेशनल ड्राइवर्स को प्ले एज अ मोटिवेशनल ड्राइवर प्ले करता है और वो जो चेंज होते रहते हैं उसको मॉनिटर करना भी एक काम है एज अ मैनेजर की। एक्सटर्नल कौन सा एनवायरमेंट है जो एक मोटिवेशन को हैम्पर कर रहा है। डायग्नोस्टिक अप्रोच आपको यूज करनी चाहिए कि आपको ये नहीं समझना चाहिए कि एक ही टाइप का मोटिवेशन सब इंसान के लिए काम करेगा, रादर देन वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन। तो आपको डायग्नोस्टिक और यूज अप्रोच करना चाहिए कि किस इंसान को क्या चीजें आपको मोटिवेट कर सकती है। तो दीज आर व्हाट प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस। और ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में भी यही सब चीजें होगी कि आपको एक फ्लेक्सिबल सिस्टम रखना पड़ेगा जहां पे आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो अलग अलग लो रहे हैं, जैसे मैंने इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट का एग्जांपल दिया था, वो फ्लेक्सिबली काम कर सके। तो डेवलप फ्लेक्सिबल सिस्टम जो इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को अकोमोडेट कर पाए, ठीक है। तो और रेजिलियंस टू एक्सटर्नल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, जैसे मैंने बताया रिसेशन, ठीक है। तो आपको एक रेजिलियंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा जो बाहर के फ्लक्चुएशंस को स्टैंड स्ट्रॉन्ग कर पाए, ठीक है। क्रिएट फीडबैक लूप, आपको फीडबैक लूप क्रिएट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज के लिए ताकि मोटिवेशनल क्लाइमेट कंटिन्यूसली रहे, ठीक है। और बैलेंस कंसिस्टेंसी विद कस्टमाइजेशन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपकी कंसिस्टेंसी भी बैलेंस होनी चाहिए। दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट वी हैव टू इम्प्लॉय। तो हमारा की टेक अवे क्या देख लिया सिस्टम व्यू में। तो सिस्टम व्यू एम्फोसाइजेस दैट इफेक्टिव मोटिवेशन स्ट्रेटजीज रिक्वायर्स साइमल्टेनियस अटेंशन टू ऑल 4 फैक्टर्स रादर देन फोकसिंग ऑन वन सिंगल एलिमेंट इन आइसोलेशन। जो हमने पहले भी देखा था, सिस्टम व्यू ऑफ मोटिवेशन में आप एक सिस्टम और या एक फैक्टर्स की तरफ काम नहीं कर सकते, आपको चारों फैक्टर्स की तरफ इक्वली अटेंशन देना पड़ेगा। एक हाई एक लो ऐसी चीजें काम नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको साइमल्टेनियस सभी चीजों को मोटिवेशन स्ट्रेटजीज आपको वैसी बनानी पड़ेगी कि आपको ऑल 4 फैक्टर्स को साइमल्टेनियसली अटेंशन देना पड़ेगा। ओके, तो सिस्टम व्यू ऑफ मोटिवेशन हमने पढ़ लिया है। अभी एक दो हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। तो द फर्स्ट एमसीक्यूज इज विच फैक्टर इन सिस्टम व्यू ऑफ मोटिवेशन इंक्लूड्स एलिमेंट्स लाइक लीडरशिप स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो हमने देखा था कि लीडरशिप स्टाइल और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहाँ पे आता है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में, जहाँ पे मैंने आपको कॉम्पेंसेशन पे, लीडरशिप स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में बताया था, राइट। दीज आर व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल और करियर डेवलपमेंट भी, ठीक है। तो दिस आर व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। इंडिविजुअल फैक्टर्स में तो हमने देखा था इंडिविजुअल फैक्टर्स में क्या क्या आता था, बेसिकली कि आपका सेल्फ बिलीफ कैसा है, नेचर गोल्स कैसा है, स्किल्स एबिलिटीज कैसी, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे है। दीज आर व्हाट इंडिविजुअल फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में हमने ऑक्टापेस देखा था, प्लस मैंने आपको बेसिक लेमन टर्म्स में ऑक्टापेस में आने वाले फैक्टर्स बता दिए थे। जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देखा था कि एक इंसान की जॉब कैरेक्टरिस्टिक से टास्क सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग होना चाहिए, स्किल और वैरायटी होनी चाहिए, फीडबैक मैकेनिज्म था, ऑटोनॉमी थी, ठीक है। तो दीज आर व्हाट जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर्स में हमने देखा था। एक्सोजेनियस वेरिएबल्स में हमने इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पढ़ा था कि कैसे बाहर की इकोनॉमिक कंडीशन, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, मार्केट कॉम्पिटिशन, सोशल नॉर्म्स, कल्चरल नॉर्म्स आपके एक्सोजेनियस वेरिएबल या मोटिवेशन को डिफाइन करते हैं। तो गुड एग्जांपल फॉर लीडरशिप स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, ठीक है। Coming to the second MCQ, according to the system view, which factor would include economic condition and government regulation as key influence on employees motivation? तो हमने exogenous variable में देखा था government policies, right? तो government policies impact होगी तो वो exogenous variable है, that is external variable जो एक motivation या फिर एक organization को affect करता है। These are what exogenous variable, जहाँ पे economic critical conditions भी थी, social cultural norms भी थे, family responsibilities भी थी। These are what exogenous variables. Coming to the third MCQ, which combination of factors determine person job fit according to the system view of motivation? हमने first example में देखा था, that is इंडिविजुअल एंड जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स, जहाँ पे हमने देखा था कि इंडिविजुअल और जॉब डिजाइनिंग है तो पर्सन फिट है जॉब के लिए, मतलब उसका इंडिविजुअल मोटिव भी पूरा हो रहा है, जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स उसके मोटिव को भी डिफाइन कर रहा है। तो ही इज फिट फॉर दिस जॉब, उसको पता है कि ये जॉब मेरे लिए ही बनी है। वही अगर मैं लॉन्ग टर्म रिटेंशन की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म रिटेंशन कब होगा, जब ऑब्वियसली इंडिविजुअल जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स भी होंगे। तो ये लॉन्ग टर्म जॉब है, मतलब मेरे इंडिविजुअल नीड्स भी पूरे हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी वैसी है कि मुझे लॉन्ग टर्म रिटेंशन, ट्रस्ट, एवरीथिंग इज देयर। तो ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए था, राइट। तो द करेक्ट आंसर इज इंडिविजुअल एंड जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो एक इंडिविजुअल को क्या सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्रेड ए अनकट, ये हमको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन प्ले करेगा। दिस इज योर चैनल, नॉट आवर चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब टू ग्रेड ए अनकट। थैंक यू सो मच। और मोटिवेशंस के जो बाकी के वीडियोस है मैंने एक प्लेलिस्ट बना ली है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, आप प्लीज उस पर टैप कीजिए, जहाँ पे बाकी के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। न्यू लेक्चर्स कमिंग डेज में अपलोड हो जाएंगे। दिस सीरीज इज ऑल्सो फॉर सेबी आरबी एग्जामिनेशन एज वेल एज सेबी एग्जामिनेशंस, तो आप सेबी के लिए भी ये सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। हम एक न्यू सीरीज चालू करेंगे सेबी एग्जामिनेशंस के लिए, जिसमें हम कंपनी लॉ
एंड कॉस्टिंग पढ़ाई है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू सो मच.